आगे बच्चों से बात करने के बाद अब जो बीजीएस एकेडमी में मैं आज आपका होस्ट हेमंत शर्मा आगे बढ़ता हूँ इस कार्यक्रम को लेकर के। आगे जो इस विद्यालय की बैकबोन है वो विद्यालय के बड़े ही मैग्नेटिक एनर्जेटिक जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर सुजीत जी यादव। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम इनकी तरफ बढ़ते हैं कि ये जो बच्चों की सफलता है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि ईयर 2018 यानी सन 2018 में सर ने इस विद्यालय की कमान संभाली। उस वक्त सबसे खास बात जो है, जो फर्स्ट से आज तक का जो सफर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय 140 यानी कि लगभग 140 बच्चों से सर ने शुरुआत करी। और जो आज प्रेजेंट में आपको बताना चाहूंगा 2024 यानी सन 2024 में करंट जो आज हम सर से बातचीत करने के लिए बैठे हैं, तो आज इस विद्यालय की स्ट्रेंथ अराउंड 2000 है। लगभग 2000 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं और दोनों ही माध्यमों में हैं। तो सबसे बड़ी शुरुआत, समय भी कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 5 सालों से 6 सालों का समय जो लगा इस विद्यालय में, और शुरुआत 140 बच्चों से हुई। ये फर्स्ट से आज तक का जो ये टाइम रहा, इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतने बच्चों को कनेक्ट करना, ये कैसे संभव रहा, आइए हम जानते हैं आज खुद मिस्टर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मिस्टर सुजीत जी यादव, उन्हीं की जुबानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत। तो सर, जैसा कि इस साल हमारे अचीवमेंट 96 पॉइंट कुछ बच्चे ने टॉप करी है, तहसील टॉपर बच्चा रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल सीधा ये उठेगा कि जैसा कि हमने इस विद्यालय के बारे में जाना कि 140 बच्चों से सन 2018 में आपने शुरुआत करी, और क्या क्या बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है कि किसी एरिया में जाके शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाना, और इतनी कम बच्चों से आपने शुरुआत करी। काफी चुनौतियां आपके सामने आई होंगी, क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या रहा, आप हमें शुरू से बताएं। हेमंत जी, जैसा कि आपको जानकारी में है कि बीजीएस एकेडमी की जो स्थापना है 2018 में की, और उस समय विद्यालय में कुल 140 बच्चों से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, चैलेंजेस तो बहुत आए, परंतु अगर किसी एम के लिए अगर लगातार प्रयास करते हैं तो चैलेंज वहां पर मायने नहीं रखता है। जी सर। अगर दूसरी चीज, एक विद्यालय संचालक के लिए या एक शिक्षक के लिए अगर चैलेंज बड़ी चुनौती हो जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि फिर हम बच्चों को उन चैलेंज से लड़ने के लिए कैसे सिखा पाएंगे। तो मेन चीज है, मोरल डाउन कभी हुआ नहीं है, लगातार हम अपना प्रयास करते रहे कि बेस्ट से बेस्ट हमें कैसे देना है। दूसरी चीज, जो एजुकेशन है वो बच्चों के फ्यूचर का काम होता है कि विद्यालय की वजह से, एक शिक्षक की वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर अपने हाथ में होता है। अगर उसमें हम जितना ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, अपना बच्चा समझ के, तो मैं मानता हूं कि सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। रही बात विद्यालय के प्रारंभ की, जैसा आपने बताया कि 2018 में विद्यालय में टोटल 140 की स्ट्रेंथ थी। हमने 140 को ही 1400 मान करके चले हैं। बिल्कुल। कभी हमने अपना मोरल डाउन नहीं किया कि 140 बच्चे हैं, आगे क्या होगा। हमने 140 बच्चों पर फोकस किया, उनकी स्टडी पर। क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हमने स्टार्ट से ध्यान दिया कि बेस्ट से बेस्ट हम बच्चे को कैसे दे सकते हैं। दूसरी चीज, एक किताबी जो ज्ञान है वो अपनी जगह मानते हैं। दूसरी चीज, ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने शुरुआत से ही ध्यान दिया कि बच्चा जो किताबी नॉलेज है, सिलेबस का नॉलेज है, वो तो बच्चे को प्राप्त हो ही हो, जिससे वो कंपटीशन में अच्छे अंक हासिल करे और अपने आप को प्रूव करे। दूसरी चीज, ऑल ओवर डेवलपमेंट भी बच्चे में होना चाहिए, जैसे उसमें एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक मान लीजिए एक गैदरिंग है, तो गैदरिंग को फेस करने की कैपेसिटी भी उसमें बिल्डअप होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा गैदरिंग को फेस कर सकता है, उसमें कैपेसिटी बिल्डअप है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन का भी हमने ध्यान रखा है, जो इंडोर आउटडोर गेम्स है उनका भी हमने ध्यान रखा है, क्योंकि जो गेम्स है, गेम्स से क्या है, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। और दूसरी चीज, मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे को हम फिजिकल फिट कर सकते हैं, मेंटली फिट कर सकते हैं, तो डेफिनेट वो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस है वो सफल होगा जीवन में, वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लेगा। एक मुख्य रूप से बच्चों में शुरुआत से ही धीरे धीरे वो चीजें डालना कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे बढ़ाना। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, जैसा कि ये आपकी और हमारी जो हम इस एजुकेशन लाइन में, ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
दूसरी चीज, एक जो अभिभावक है, आज के अभिभावक को क्या चाहिए? आज के अभिभावक को दो चीजें इंपॉर्टेंट है जी। बच्चे की अच्छी स्टडी हो और बच्चे में अच्छे संस्कार हो और सुरक्षा के साथ हो। हाँ, मेहनत के ये साथ विद्यालय पढ़े। की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात। और मैं मानता हूं आज के समय में विद्यालय की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स बहुत बिजी है, उसके पास समय नहीं है। हाँ, 6 सब घंटे अपना अपना ही जॉब बच्चे- कर रहे हैं, अपने सही बात। काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो इतना समय नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि ये विद्यालय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात। स्टडी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चा अच्छे से अच्छा अंक लेकर के आए। दूसरी चीज, बच्चे में मोरल वैल्यूज हो, संस्कार होने बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, संस्कार होने बच्चे में बहुत जरूरी है। एक सुरक्षा, जो बच्चों की सिक्योरिटी से एक आम मुद्दा है, वो बहुत जरूरी है। अब अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मॉर्निंग में बच्चा जब स्टार्ट हुआ है, वाहन सुविधा है जी। अपने विद्यालय की, जो वाहन सुविधा है सभी गांवों में है, हर रूट पर वाहन सुविधा है और सुरक्षित वाहन सुविधा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे वाहन के लिए मान लो ड्राइवर का सिलेक्शन है, वो ऐसा आसानी से नहीं कि हमने ड्राइवर से हाँ, मिले main डायरेक्ट वही उसको होता है। सिलेक्ट कर लिया, सही ऐसा नहीं है। उसी के हाथ में होता है। जैसे मान लो किसी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, जनरली तो हमारे यहाँ ये मान लो कुछ ड्राइवर्स है जो 6 साल से काम कर रहे हैं कंटिन्यू, कोई 6 साल से कर रहा है, 5 साल से, 4 साल से, जाना पहचाना हाँ स्टाफ जाने है, लंबा पहचाने समय हैं, से। बच्चे भी अच्छे से जानते हैं, अभिभावक से भी कॉन्टेक्ट है और विद्यालय को भी पूरा फेद है, कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। दूसरी चीज, फिर भी अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट हो जाती है और किसी को हायर करना है, तो पहली चीज है उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी जानकारी विद्यालय के द्वारा ली जाती है। व्यक्ति कैसा है, उसने काम कहाँ किया है, उसका नेचर कैसा है, बच्चों के लिए फ्रेंडली है या नहीं है, तो ये सारी चीजें, उसकी ड्राइविंग स्किल कैसा है, उसके बाद ही हम उसको फाइनल करते हैं। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि विद्यालय की शुरुआत, जो हमने बेसिक जानना चाहा कि विद्यालय का हिस्ट्री प्रोसेस कैसा रहा, तो 2-3 बातें मुझे बेहद अच्छी लगी सर की, जो सबसे हाईलाइट होकर सामने आती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि हमने क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान ना दे करके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो आजकल अधिकतर विद्यालयों में रहती है कि क्वांटिटी बच्चे कितने हैं। जैसा कि सर ने बताया कि मेरे लिए वो 140 बच्चे ही मेरे 1400 बच्चे थे। मैंने कभी नहीं माना कि क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। और कहा भी जाता है कि क्वालिटी के पीछे हम भागेंगे तो सक्सेस हमारे पीछे जरूर आएगी। तो सर ने बताया, खास बात ये रही कि इस विद्यालय में, जैसा कि आप सभी सुन पा रहे हैं, मैं सर से डायरेक्ट चर्चा कर रहा हूँ कि बच्चों में जो आजकल स्कूलों में मिसिंग हो रहा है, वो इस विद्यालय को कैसे बाकी स्कूलों से अलग बनाता है, हटा के थोड़ा अलग ले जाता है, जहाँ बच्चे लंबे समय से एक बार आने के बाद पूरा विद्यालय कंप्लीट करके ही आगे निकलते हैं। तो इसकी सबसे खास बात ये रही कि बच्चों में जो मोरल वैल्यूज, मैनर्स जो हैं, वो जो सिखाए जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि गार्जियंस, जो अक्सर गार्जियंस है, ज्यादातर रेशो हम अगर देखें तो गार्जियंस अपने कामों में बिजी रहता है। वो सुबह 7 बजे गाड़ी में बिठाने के बाद वो एक तरह से टेंशन से फ्री हो जाता है कि मेरा बच्चा बीजीएस एकेडमी में जा रहा है। तो वहां से सर ने जो शुरुआत करी अधिकतर बच्चों की, वो यहाँ से करी कि मोरल वैल्यूज जो गार्जियन नहीं सिखा पा रहा है बच्चों को घर पे, वो मोरल वैल्यूज विद्यालय में सभी शुरुआती कक्षाओं से, जहाँ से बच्चे का विकास होना शुरू होता है, वो सबसे बड़ी बात जो विद्यालय की है वो ये है कि मोरल वैल्यूज सबसे पहली बात यहाँ से सिखाई गई और एक एक पॉइंट पे नजर रखी गई। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे अधिक जानकारी के लिए। तो सर आप हमें ये बताइए कि ये विद्यालय, जैसा कि हमें पता है कि दोनों ही मीडियम में संचालित है, इंग्लिश मीडियम में भी है सीनियर तक और 12th में हिंदी मीडियम तक भी है। तो क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस मीडियम में विद्यालय संचालित है, क्या स्टाफ है, क्या एक्टिविटी है, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा हेमंत जी, जैसा कि जो बीजीएस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो प्ले ग्रुप से 12th तक संचालित है, प्ले ग्रुप, और यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो बायो और मैथमेटिक्स, मतलब साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है। और जो अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो हिंदी माध्यम में कक्षा प्रथम से, फर्स्ट से और 12th तक संचालित है। अच्छा, इसमें हिंदी माध्यम में आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई विद्यालय में संचालित, तीनों सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तीनों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और रहा स्टाफ का, अगर स्टाफ सिलेक्शन की बात करें तो जनरली वही प्रोसीजर है स्टाफ सिलेक्शन का। स्टाफ सिलेक्शन का मेन प्रोसीजर अगर बात करें हम तो टेस्ट हो गया, दूसरा डेमो क्लास है। अच्छा, टेस्ट में क्लियर होने के बाद डेमो होता है जी, सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप रिटन टेस्ट, फर्स्ट स्टेप है रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट का जो मार्किंग है वो चेक कर लेते हैं, अगर स्कोर कितना हुआ, उसका स्कोर है
अपन जो लेवल एक्सेप्ट कर रहे हैं वो स्कोर उस पर है, तो फिर डेमो क्लासेज है। डेमो क्लासेज होने के बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता है। अगर बच्चे डन कर रहे हैं कि सर ने जो हमें स्टडी करवाया टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है हमारे, और बहुत कोऑपरेटिव है सर। जी सर। देखो टीचर के नॉलेज की जो जानकारी है टेस्ट से हमें पता चल जरूरी है, टीचर की स्किल की जो जानकारी है वो डेमो क्लास से क्लियर होगी। अच्छा, बच्चों ने डन किया, उसी टीचर को हम डन करते हैं। और जो स्टडी है रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी कि शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है कि अपन बाद में जाकर के ध्यान दे रहे हैं। तो एक थोड़ा सा मैं अपने विद्यालय का प्रोसीजर आपसे शेयर करना चाहूंगा। जनरली जुलाई से ही अपने मंथली टेस्ट की जो प्रोसेस है, चाहे वो हिंदी मीडियम विद्यालय हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो, हाँ, जैसे कि कई विद्यालय परीक्षा के आसपास करते हैं, आपका वैसा नहीं है। नहीं, जुलाई से स्टार्ट है, जुलाई से स्टार्ट है। और उसमें भी फिक्स है शेड्यूल। ऐसा नहीं है कि टीचर ने टेस्ट का शेड्यूल फिक्स किया, उसने टेस्ट ले लिया, ध्यान आ गया तो ले लिया, मिस हो जाता है, टीचर से मिस होता है भाई, हो सकता है, याद आ गया ले लिया, वरना उसको पोस्टपोन कर दिया, ऐसा नहीं है। अपने विद्यालय के मैनेजमेंट की तरफ से पूरा टाइम टेबल से ये प्रोसीजर जाता है, पूरा प्रोसीजर फिक्स होता है। अच्छा, किस डेट को कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसका एक लिमिट होता है, टाइमिंग लिमिट होता है। टेस्ट की कॉपी टीचर द्वारा चेक होगी, बच्चों को मार्क्स अनाउंस होंगे, सेटिस्फाई किया जाएगा। उसके बाद जो फाइल होती है क्लास की, उसमें मार्क्स फिल होते हैं। और मंथली प्रोसीजर है, क्लास वाइज रैंक लिस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम, दोनों मीडियम, क्लास वाइज जो मंथली रैंक है बच्चों की वो आउट की जाती है, नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। जी सर। अच्छा, इससे क्या होता है कि बच्चों में एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है कि क्योंकि क्लास वाइज अगर हम रैंक निकालेंगे तो रैंक बनेगी बच्चे की, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। कई बार मैंने देखा है फर्स्ट रैंक पर, एक बार जनरली इसी सेशन में मैंने देखा 8th क्लास में फर्स्ट रैंक पर 8 बच्चे, एक साथ 8 बच्चे फर्स्ट रैंक पर। बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों में क्या है, कंपटीशन की भावना क्रिएट हो रही है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा मंथली टेस्ट लिस्ट आउट होने के बाद में इसका मंथली सेमिनार रखते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार। आप प्रेजेंट भी रहे हैं, आपको तो जानकारी में है कि अपना प्रोसीजर क्या है ना, उसमें आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है काफी। तो मंथली जो सेमिनार है, मोटिवेशनल सेमिनार, उसका आयोजन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के जो अचीवर्स स्टूडेंट होते हैं, जी सर, उनको पारितोषिक दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो सर मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि मंथली रैंक के हिसाब से होती है, कई विद्यालयों में ये प्रोसीजर टीचर्स के बेस पे ही चलता है। ये आपने सही कहा कि जैसा टीचर्स क्लास में जा रहा है, जैसा उसका शेड्यूल है कि वो कब टेस्ट लेगा कब। लेकिन सबसे खास बात जो हमें जानने को मिली वो ये मिली कि ये जो प्रोसीजर है वो आपकी डेस्क से ही निकल करके जाता है, टाइम टेबल। और जो इसमें सबसे खास बात ये रही कि बच्चे को रिजल्ट कब से कब तक अनाउंस हो जाना चाहिए वो भी स्ट्रिक्टली यहाँ फिक्स है। उसके अलावा टीचर्स पे जो एक्टिविटी होती है, वो टीचर्स से जो उसका डाउट पूछा जाता है कि कॉपियां क्यों नहीं आई, वो सारी कार्यवाही यहाँ सख्त तौर पे की जाती है। तो सर मैं आगे ये पूछ